सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज 30 अप्रैल है और हम आज के टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें पेपर में आई हैं और मुझे बहुत सारे हाईली प्रोबेबल सवाल एग्जाम्स के लिए मिले हैं आज अक्रॉस ऑल दी सेगमेंट। तो हम सारे कवर करेंगे क्वेश्चंस, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो पूरा न्यूज़ का कवरेज आपका आज का हो जाएगा। ठीक है। सो इसी कारण से आज लिखा मैंने टॉप 10 है, पर आज मुझे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले तो आज 12 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आप में से लोगों ने डिमांड किया था तो मैंने उस रिक्वेस्ट पर स्टार्ट करने वाला हूं इकोनॉमिक्स का बेसिक्स। ठीक है। सो पहले हम इकोनॉमी का बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इंडिया वाले पार्ट में भी आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमी इज द मोस्ट ट्रिकी सेक्शन ऑफ जीएस। और आप जानते हैं वो इतना मुश्किल होता क्यों है? हम बेसिक स्किप करते हैं और सीधे डेफिनेशंस पे जाते हैं। हम चैप्टर पढ़ना शुरू कैसे करेंगे कि भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, पर बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग। और बेसिक्स हमें बड़े आसान लगते हैं। स्टॉक हो गया, फ्लो हो गया, इनकम का मतलब क्या हो गया। तो हम लोग बेसिक्स आसान समझते हैं, उसको स्किप करके सीधे डेफिनेशंस पे जाते हैं। ठीक। और इकोनॉमिक्स में चीजें सिंपल चलती है और लेवल एकदम से बहुत ऊपर उठता है। तो इसलिए अगर आपने इकोनॉमी को बेसिक से चालू नहीं किया तो आप इकोनॉमी में स्ट्रांग कभी नहीं हो सकते। और एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक्स पर ही आते हैं ज्यादातर। ठीक है। तो इसलिए मेरा एफर्ट है कि मैं चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगा, ताकि पूरे कॉन्क्रीट दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाए इकोनॉमी के। ठीक है। तो वो कहानी हम लोग अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। इसकी शुरुआत आज होगी, आज आफ्टरनून में वीडियो आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 30 अप्रैल के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the UN? ठीक। तो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसको उनको एम्बेसडर भी बोलते हैं। सो आप बोल सकते हैं एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो अगले जो होने वाले हैं उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है और उनका नाम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज मिस्टर टी एस तिरुमूर्ति। सो मिस्टर टी एस तिरुमूर्ति विल बी रिप्लेसिंग, किसे रिप्लेस करेंगे? आप जानते होंगे इनको तो, मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है। अभी ये हैं, अब इनको रिप्लेस करेंगे मिस्टर तिरुमूर्ति। और इनको तो आपने कई स्पीचेस में या फिर ब्रीफिंग्स में सुना होगा। ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन मिस्टर अकबरुद्दीन। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया का स्टैंड लिया है जब भी कोई इंटरनेशनल, मतलब क्योंकि यूएन में काफी स्टैंड लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान कभी कोई ब्लेम कर रहा है तो इंडिया की तरफ से जवाब आना चाहिए, तो अकबरुद्दीन साहब देते थे। सो आपने इनके स्पीचेस सुने होंगे। ही इज अ ग्रेट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उनको रिप्लेस करेंगे मिस्टर तिरुमूर्ति। ठीक है। मिस्टर तिरुमूर्ति इज अ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, 1985 बैच के। ठीक है। और ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। सो द गवर्नमेंट, या फोटो देख सकते हैं मिस्टर टी एस तिरुमूर्ति का। गवर्नमेंट अपॉइंट्स तिरुमूर्ति एज envoy to United Nations. So the government has appointed T.S. तिरुमूर्ति as next परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब एक ही है, ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। ही विल टेक ओवर फ्रॉम सैयद अकबरुद्दीन, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंट डिप्लोमैट्स हु इज रिटायरिंग। तो इनका मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स माने जाते हैं मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन, एंड अभी रिटायर कर रहे हैं। अब जो तिरुमूर्ति जी आ रहे हैं उनका चैलेंज इसलिए भी बड़ा है दैट हिज अपॉइंटमेंट टू द यूएन will come at an important time when India will be in the UN Security Council for a 2-year terms in 2021-22। ठीक है। सो इंडिया जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उसमें 2 साल के लिए अब इंडिया का टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो इनके चैलेंजेस और ज्यादा होंगे, तो देखते हैं किस तरह से बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेजर अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड बाकी तो ये आप देख, आई थिंक नाम मेनली जरूरी होगा। प्रीवियस असाइनमेंट आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, मिल जाएगा उसमें आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में, बट इतना जानकारी काफी रहेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और रिपोर्ट आई है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये भी रिलीज हो चुकी है। दिस इज रिलीज्ड एनुअली बाय, कौन रिलीज करता है? यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो ऑफिस ऑफ यूएसटीआर है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो करता है। ये किसके बारे में बताना है? तो देखिए, पहले तो आंसर बता दूं मैं आपको। ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट होती है ना, ये आईपी के बारे में होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है। सो हर देश में जो भी इसके मेंबर्स हैं, इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बनाया तो मैं पेटेंट लूंगा उसका, जो कुछ नया बनाया। अगर दूसरा इंसान उसे गलत यूज कर रहा है तो मैं केस करूंगा। क्या मुझे जस्टिस जल्दी मिल पाएगा? मतलब किसी भी कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स कितनी अच्छी तरह इंपोज हो पा रहे हैं। ठीक है। उन सब की स्टडी करता है यूएसटीआर इस 301 की रिपोर्ट में। ठीक है।
अब उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। सो देखिए, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट कौन बनाता है, यूएसटीआर, ठीक, जस्ट अ मिनट, हाँ यूएसटीआर। और ये किसके बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तीन जानकारी यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, इंडिया के पोजीशन क्या है मैं भी आपको आर्टिकल से बताता हूँ। ये चारों एंगल पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिपोर्ट है ये, इसलिए मैं कह रहा था कि आज काफी जरूरी सवाल मिले हमको। आइए आर्टिकल पढ़ लेते हैं। द हिंदी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज न्यूज है ये। सो इंडिया की हालत इसमें कुछ अच्छी नहीं पाई गई है। इंडिया कंटिन्यूज टू बी ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ द यूएसटीआर फॉर लैक ऑफ, तो हम कहां पे है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन, फॉर लैक ऑफ एडिक्वेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है। सो यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, दो वर्ड्स, प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, ये वीक है हमारा, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। सो यूएसटीआर ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, अब रीजन भी उन्होंने यहां पे कोट करे हैं, इंडिया रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमीज फॉर आईपी इन्फोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन, द रिपोर्ट सेड, यूजिंग लैंग्वेज इट हैज प्रीवियसली। अब देखिएगा कि अक्रॉस द ईयर्स, कुछ सालों से यही इस रिपोर्ट ने कहा इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ चैलेंजिंग इकोनॉमी फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट। मतलब यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उतना, उसके राइट्स इंपोज नहीं हो पाते, उसके राइट इन्फोर्स नहीं हो पाते, प्रोटेक्ट नहीं हो पाते। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कंट्री में ग्रोथ तब आएगी जब उसमें, उस कंट्री में इनोवेशन होंगे, नए इन्वेंशंस होंगे, इकोनॉमी डेवलप होगी, आर&डी होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वो तभी हो सकता है जब किसी कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट स्ट्रांग होंगे। अगर हम बात करते हैं कि यूएस बहुत डेवलप हो गया, तो उसके डेवलपमेंट में वन ऑफ द मेजर रीजन यही था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्ट्रांग थी। भाई अगर मेरे नए इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करा जाएगा, मुझे जल्दी जस्टिस मिलेगा, तभी तो मैं कुछ इन्वेंशन करूंगा, तभी तो मेरी आर&डी स्ट्रांग होगी, ठीक। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, और हम उसमें वीक है। खैर, कुछ और कंट्रीज जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हमारे साथ हैं उनके नाम देख लीजिए, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन एंड वेनेजुएला आर ऑल्सो ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो इस लिस्ट से भी काफी प्रोमिनेंट कंट्रीज है यहाँ पे, कुछ अच्छी डेवलप कंट्रीज है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी तरह, और कुछ वीक कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अल्जीरिया तो उतनी डेवलप कंट्री नहीं है, पर आप देखेंगे यहाँ पे, चाइना तो खैर हमसे बड़ी है डेवलपमेंट में, पर इंडोनेशिया की बात करी जाए तो फिर मुझे लगता है कि इंडोनेशिया इज वेरी मच एट पार विद इंडिया। बाकी सऊदी, काफी ब्रिक्स के मेंबर भी हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, चाइना है, रशिया है, इस तरह से, ठीक है। सो और कौन सी कंट्रीज उसी रैंकिंग में आती है, दैट लिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड एनालिसिस ऑफ द आंसर, ठीक। अब एक कमेंट और दिया गया इंडिया के ऊपर, while India made meaningful progress to enhance IP protection and enforcement in some areas over the past years, it did not resolve recent and long-standing challenges and created new ones, ठीक है। सो कुछ मीनिंगफुल चेंजेस या डेवलपमेंट इंडिया ने करे हैं, ऐसे नहीं कुछ नहीं किया, बट काफी लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस है जो उन्होंने रिजॉल्व नहीं करे हैं, और काफी नए प्रॉब्लम भी खड़े हो गए हैं। तो हल्का फुल्का डेवलपमेंट जरूर हुआ है, बट जो प्रॉमिसिंग चेंज होना चाहिए वो नहीं हुआ, ठीक है। सो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जीडीज और इंटरव्यूज, हर चीज के लिए ये आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही ऑब्वियसली। अगेन ये सपोर्ट के बारे में क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रेंड्स आप जानते हैं येस्टरडे वाज अ वेरी सैड डे। इरफान खान, आई थिंक हम सब लोग उनके फैन थे, एंड एक्चुअली कल बुरा लगा कि ये वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे भी फेवरेट एक्टर थे, एंड उनकी मूवी तो मैं बिल्कुल बिना सोचे उनकी टिकट लेता था, और हर मूवी उनकी मुझे बहुत पसंद थी। सो मैं मूवीज उतना मतलब देखता हूं, पर किसी का फैन नहीं हूं, पर इनका फैन में था, ठीक, जैसे आप सब लोग भी होंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस, एंड इट वाज अ वेरी सैड डे। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं लाया हूं आपके लिए, कि इरफान खान वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, उन्हें नेशनल एक बार अवार्ड मिला है, किस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था? एंड ये सारी उन्हीं की मूवीज हैं, ऑल दी मूवीज आर ग्रेट मूवीज। द आंसर इज पान सिंह तोमर। आर्टिकल देख लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर से, वैसे तो हर न्यूज़पेपर में आज उनके बारे में न्यूज आई है, देख लीजिए। सो पहले तो बता दूं मैं आपको, ये जो मैं क्वेश्चन पूछा था, पान सिंह तोमर 2012 में मूवी आई थी, 2012 में, इन विच ही प्लेड एन एथलीट टर्न डेकॉइट, गॉट हिम द बेस्ट, आई मीन ही गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। और एक चीज और, कुछ फैक्ट्स दो तीन ध्यान रख लीजिए, आ सकते हैं।
तो पहली बार 2012 में जो पान सिंह तोमर मूवी आई थी उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री इन 2011, तो 2011 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। और एक चीज और, इनकी, हाँ ये रही, मीरा नायर की जो मूवी थी सलाम बॉम्बे 1988 की, वो इनकी डेब्यू मूवी थी, सलाम बॉम्बे, जो मीरा नायर ने करी थी। बाकी इन्होंने हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी बहुत मूवीज में काम किया है। और ये जो झुम्पा लाहिरी की बुक थी द नेम से, उसके भी ऊपर जो मूवी बनी थी जो मीरा नायर ने बनाई थी, उस पर भी इन्होंने काम किया था। बाकी तो आप पूरी लिस्ट जानते हैं, हासिल, मकबूल, द वॉरियर, उसके बाद लाइफ ऑफ पाई, स्लम डॉग मिलियनेयर, द लिस्ट इज अनलिमिटेड। ठीक है। वैसे जो मेरी मेमोरीज है कि जो मैं इंग्लिश मीडियम तो अभी देख नहीं पाया हूं, बट जो कारवां मूवी आई थी इनकी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, कॉमेडी मूवी थी, वो मैंने देखी थी। आप भी देखिएगा। तो चलिए, बिग लॉस टू द फिल्म फ्रेटर्निटी एंड द कंट्री। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन भी उसमें काफी आ सकते हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी की फील्ड में। ठीक है, आप जानते हैं एनआईपी होता है। व्हाट इज एनआईपी? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इस बजट में अनाउंस करा गया था। ठीक है, उसको, उसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी और वो टास्क फोर्स अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। वो टास्क फोर्स कौन हेड कर रहा था बताना है आप। सो हु इज हेडिंग द टास्क फोर्स ऑन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आंसर है मिस्टर अतानु चक्रबोर्ती। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके सेक्रेटरी हैं। अभी बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। तो अब देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने ये खबर ली थी पीआईबी से। फ्रेंड, जो मैं खबरें लेता हूं, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, न्यूज ऑन एआईआर जो होता है ऑल इंडिया रेडियो, वो देखता हूं, और पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जहां पे उस दिन के मिनिस्ट्री वाइज सारी जानकारी मिलेगी आपको। दिस शुड बी अ वेरी प्रोमिनेंट सोर्स फॉर यू फॉर ऑल दी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। ठीक है, इसमें मिनिस्ट्री के हिसाब से हर दिन के सारे रिलीजेस होते हैं, प्रेस रिलीज, जिससे काफी आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए पढ़ लीजिए। सो ये देखिएगा, टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रेजेंट्स इस फाइनल रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट हैंडओवर करी जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। आप देख लीजिए यहां पे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, द समरी रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर 2019 एंड 2025, ये जो 5 साल का ड्यूरेशन है ना, उसकी प्लानिंग के ऊपर है ये, कि 5 साल में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से ले जाने हैं। ठीक, हैज ऑलरेडी रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन। अब देखिएगा, समरी रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है। ठीक, अब ये फाइनल टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट की, फाइनल रिपोर्ट, वो भी आ चुकी है। अब यहां देखिएगा, ये बहुत ही एनआईपी जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। हर फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के बिल्कुल बनाया जाएगा प्लान्ड तरीके से, 5 साल का ड्यूरेशन रखते हुए। ठीक, अब देखिएगा, ये सीतारमन जी ने जो बजट स्पीच था 1919 और 20 का, उसमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बजट स्पीच में तो बोला ही, और प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था। वो अनाउंसमेंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2019 में उन्होंने बोला था, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 100 लाख करोड़ हैज बीन ईयर मार्क फॉर दिस पीरियड विच विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बिसाइड्स इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड। ये मोदी जी ने बोला था। और यहां देख लीजिए एनआईपी के बारे में, दिस इज द मेन पैराग्राफ। NIP is a first of its kind whole of government exercise to provide world class infrastructure across the country and improve the quality of life of its citizens। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आएंगी, इंटीग्रेटेड, सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे, कोई एक मिनिस्ट्री नहीं आएगी। इट एम्स टू इंप्रूव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, attract investment both domestic and foreign into infrastructure and will be crucial for the target of becoming a $5 trillion economy by financial year 2025। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में आपको पूरा जिस्ट सिंपल भाषा में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखते भी है ना, तो लैंग्वेज इस तरह की यूज करा करो, वरना कई बार हम लोग उसी एक थीम पे घूमते रहते हैं। इसमें तो कितने सारे वर्ड्स आ गए आपके, इस तरह से बनता है आंसर। ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ और, फिर हमारा काम खत्म। ये देख लीजिए, इस वाले की बात कर लेते हैं। सो द एनआईपी हैज मेड ऑन अ बेस्ट एफर्ट बेसिस बाय एग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स
इंक्लूडिंग लाइन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सबसे जानकारी ली गई है। और ये देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्मोनाइज्ड इज द कीवर्ड। ठीक है, एंड टू ड्रॉ अप द एनआईपी अ बॉटम अप अप्रोच वाज अडॉप्टेड वेयर इन ऑल प्रोजेक्ट्स सिर्फ नए वाले नहीं होंगे, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, अंडर इंप्लीमेंटेशन, अंडर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, जिनका कॉन्सेप्चुलाइजेशन चल रहा है, जो चल रहे हैं ऑलरेडी, जो नए वाले हैं, सबको मिला के प्लानिंग होगी यहां पे। ठीक है, और ऑफ दी, और कौन से प्रोजेक्ट की यहां पे लाइनअप करा गया है, प्रोजेक्ट्स विच आर कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ पर प्रोजेक्ट की जहां पे कॉस्टिंग ज्यादा है उससे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। ठीक, पर ये अंडर कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं और चालू भी हो चुके हैं, ऐसे भी हो सकते हैं 100 करोड़ के ऊपर वाले। ये पूरी जानकारी यहां पे आप देखिए। जो फाइनल एक्सपेंडिचर इस टास्क फोर्स ने दिया है दैट इज स्लाइटली मोर देन 100 लाख करोड़, जो एस्टिमेट रखा गया था, तो 111 लाख करोड़ का एस्टिमेट दिया है टास्क फोर्स ने, 111 लाख करोड़। दिस फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसमें से 40% प्रोजेक्ट, मतलब 44 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अंडर इंप्लीमेंटेशन, 33 लाख करोड़ मतलब 30% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर एट द कॉन्सेप्चुअल स्टेज। ठीक है, और 20% मतलब 22 लाख वाले आर अंडर डेवलपमेंट। तो ये पूरा ब्रेकअप देख सकते हैं आप। अब देखिए, हम बहुत सारे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसमें पूरा परसेंटेज देखिएगा, तो ये जो पूरे आपके, ये जो पूरा एस्टिमेट की बात करी गई है, उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट 24% है, रोड वाले 18% है, अर्बन प्रोजेक्ट 17% है, रेलवे वाले 12% है। तो देख रहे हैं आप मिक्सअप, एनर्जी वाले भी होंगे, रोड्स वाले भी होंगे, अर्बन भी होगा, रेलवे भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो वो चीज है। बाकी अब इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए जो फंडिंग वाली बात होती है, कंट्रीब्यूशन की बात होती है, वो कहां से आएगा? सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। सेंटर करेगा 39%, स्टेट करेगा 40%, और बाकी जो 21% बचता है वो कौन लाएगा? प्राइवेट सेक्टर। सो सेंटर, स्टेट, प्राइवेट सब मिलकर यहां पे बात करेंगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, टास्क फोर्स ने बोला है कि 3 कमिटियां बननी चाहिए। तो द टास्क फोर्स हैज रिकमेंडेड 3 कमिटीज शुड बी सेटअप। कौन सी 3 कमिटीज? पहली कमिटी होनी चाहिए जो एनआईपी की प्रोग्रेस देख सके और डिलेस को हटा सके, एलिमिनेशन ऑफ डिलेस। दूसरी एक स्टीयरिंग कमिटी होनी चाहिए मिनिस्ट्री लेवल पे, जो कि इंप्लीमेंटेशन को फॉलो अप कर सके। और फिर होनी चाहिए एक स्टीयरिंग कमिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रेस कर सके एनआईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो एंड द एनआईपी प्रोजेक्ट डेटाबेस विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड शॉर्टली टू प्रोवाइड विजिबिलिटी टू द एनआईपी एंड टू हेल्प इन द फाइनेंसिंग। वो पूरी जानकारी है जिसमें प्रोजेक्ट लेवल इंफॉर्मेशन भी सारी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक आर्टिकल पीआईबी का, उसमें कितनी जानकारी है। मुझे लगता है कि भाई कल तो सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करी गई है, पर देखिए पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। ये आपको आज के ही पीआईबी में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं कैसे मिलता है ये, एक मिनट देख लीजिए बस। मेरा पीआईबी करा मैंने यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, गूगल पे आपको ये पहला पेज मिल जाएगा, आप बस ये ऐसे इस तरह से लिख दीजिए। हाँ, ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखिए खुल गई वेबसाइट। अब यहां पे इसको तो अभी बंद कर देते हैं। देखिए इधर आइए, लेटेस्ट प्रेस रिलीज, और इसमें मोर पे क्लिक करिए। ये मैंने मोर पे क्लिक किया, अभी ओपन हो रहा है। अब देखा आपने, आपको सारे मिनिस्ट्री वाइज अपडेट मिल जाएंगे यहां पे। पीएमओ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, पूरी सिस्टमैटिक जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एक था, पर आप समझ गए ना कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको? 10 क्वेश्चन कम से कम बताए होंगे जो आपके इसके थ्रू आ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एनालिसिस डिटेल किया करो, सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलता। और प्रॉब्लम ये भी, कई बार आप लोग बोलते हैं वीडियो लंबे क्यों बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अब चीजों में आज सिर्फ 10 सवाल नहीं 40 सवाल छुपे हुए, तो बताना मेरी जिम्मेदारी है, इससे थोड़ा खींचना पड़ता है चीजें, क्योंकि चीजें कुछ छोड़ नहीं सकते हम लोग। या फोटो देख सकते हैं मिस्टर अतानु चक्रवर्ती का, दिस इज द फोटो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो सीवीसी में विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटमेंट उनका हो चुका है। आंसर है मिस्टर सुरेश एन पटेल। ये उनका फोटो देख सकते हैं। तो ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो आज तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन रहा, ये देख लीजिए जल्दी से। एमिनेंट बैंकर श्री सुरेश एन पटेल, ये भी पीआईबी से है, एज द विजिलेंस कमिश्नर। आप पहले एक चीज देख लीजिए यहां पे,
विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं उनका टेन्योर 4 साल का होता है या 65 ईयर्स तक का होता है, ठीक है। और जो सीवीसी होता है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी ऑफिस, उसमें एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है। तो जैसे इलेक्शन में देखा है आपने कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो जैसे तीन है वहां यहाँ पे भी तीन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक सीवीसी होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और दो होंगे विजिलेंस कमिश्नर, तो तीन लोगों से यहां पे बनती है कहानी। और ये देख लो आप, ये ओथ टेकिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अब देख लीजिए, सुरेश एन पटेल टुक ओवर एज विजिलेंस कमिश्नर फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। अब देखिए उनको ओथ किन्होंने दिलवाई, ही वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाय श्री संजय कोठारी, जो अभी सीवीसी है। तो संजय कोठारी इज द चीफ विजिलेंस, सॉरी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अब देख रहे हैं, खबर मिस्टर पटेल के बारे में थी, पर उसी आर्टिकल में बहुत सारी जानकारी और मिलेगी आपको, ठीक है। तो संजय कोठारी इज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक। सॉरी, सेंट्रल वर्ड में चीफ एक दो बार बोले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक। और तो संजय कोठारी जी क्या हो गए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक। अब यहां पे दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, एक कौन अपॉइंट हो चुके हैं, सुरेश पटेल, दूसरे कौन है, मिस्टर शरद कुमार, उन्होंने भी अटेंड करा था इस सेरेमनी को, ठीक। तो तीन नाम ध्यान रख लीजिए, संजय कोठारी इज द मेन सीवीसी, और दो विजिलेंस कमिश्नर्स कौन से हैं, एक सुरेश पटेल जी और एक शरद कुमार जी। बस ये तीन नाम ध्यान रखिए, काम बन जाएगा इससे। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज तो बताना मैं भूल गया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट इनके बारे में, ये इन्होंने, इनका बैंकिंग फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आंध्रा बैंक। अब आंध्रा बैंक तो इसमें मिल गई है, यूनियन बैंक में मर्ज हो चुकी है, पर जो आंध्रा बैंक पहले थी उसमें ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रह चुके हैं। और जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है उसमें ये ईडी भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पर आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि ये ओबीसी बैंक में ईडी रह चुके हैं और आंध्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रह चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल आज मिले हमको, और भी अभी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following fundamental rights provides every religious denomination right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes and to manage its own affair in matter of religion? ठीक है, तो आप जानते हैं कि 25 से 28 आर्टिकल्स रिलीजियस फ्रीडम की फील्ड के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से इंस्टीट्यूशन बनाना और अपने अफेयर्स मैनेज करने वाला हमें राइट कौन से आर्टिकल से मिलता है, ठीक है। तो रिलीजियस फ्रीडम के थोड़े डेप्थ में जा रहा हूं मैं, आंसर है 26, ठीक। तो ये राइट, जो चार रिलीजियस राइट्स है 20 से 28 में, उसमें 26 में मिलता है आपको, ठीक है। और एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें इस राइट की बात हुई है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पॉलिटी में अक्सर सोचते हैं ना कि हम थ्योरी करें या करंट अफेयर्स करें, और उनके क्रॉस लिंक कैसे करें। क्रॉस लिंक ऐसे होता है कि जब भी जजमेंट आता है वो किसी राइट की बात करते, जैसे आज हुआ, ठीक। ये देख लीजिए। सो पहले अब देखिए, यहां पे हम जो स्टैटिक थ्योरी है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको करंट अफेयर से कनेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा फ्यूचर के लिए आइडिया मिलेगा इस चीज के बारे में। देख लीजिए, नीट मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस रन बाय रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। और एक 3 जज बेंच थी विच वॉज लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने बोला है कि एक्चुअली पहले मैं आपको इशू बता दूं, इशू क्या था, केस किसने किया था, ये रहा केस। और वो केस का आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने डिसमिस किया है। द कोर्ट डिसमिस द आर्ग्यूमेंट बाय द मैनेजमेंट्स ऑफ सेवरल माइनॉरिटी रन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, सीएमसी वेल्लोर, उनकी जो एसोसिएशन है, सीएमसी वेल्लोर इज अ वेरी प्रोमिनेंट कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज इन मेडिकल फील्ड, उनके एसोसिएशन ने, और काफी और कॉलेजेस थे, that bringing them uniformly under the ambit of NEET would be a violation of their fundamental rights to occupation, trade and business. एक बात और, the college had argued that imposing NEET would violate their fundamental rights of religious freedom, जो मैं बात कर रहा था, to manage their religious affairs and to administer their institution, ठीक है। They said the state was reneging on its obligation to act in the best interest of minorities. तो देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो नीट एग्जाम है, जहां पे जिस एग्जाम से नेशनली मेडिकल एंट्रेंस में, मतलब मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिलती है, उस कॉलेज को, सॉरी, उस एग्जाम को इन कॉलेज के लिए भी लगाने पर, मतलब अब इन कॉलेज में भी अगर नीट से एडमिशन होगा
तो ये कॉलेज बोल रहे हैं कि हम पे भी नीट इंपोज करके हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं। कौन से दो राइट्स की बात हो रही है? एक तो बात हो रही है इस वाले राइट की। कौन से राइट की? हाँ, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। आपको आर्टिकल 19 में बहुत तरह की फ्रीडम्स मिलती है, मूवमेंट की फ्रीडम, ऑक्यूपेशन की फ्रीडम, ट्रेड एंड बिजनेस की फ्रीडम। ठीक है, इस तरह की फ्रीडम्स मिलती है, वो फ्रीडम अफेक्ट हो रही है, एक तो ये बोल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि इसमें आर्टिकल 26 मतलब रिलीजियस वाले राइट्स की बात भी करी है, जो 20 से 28 के बीच में था ना, उनकी बात भी करी है कि उनकी रिलीजियस फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन, ये भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह से इन्होंने कई फंडामेंटल राइट्स की बात करी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये लॉजिक गलत है। उन्होंने क्या कहा? आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देख लीजिए। ठीक, तो अरुण मिश्रा जी की जो 3 जज की बेंच थी जो वो हेड करे, तो उन्होंने बोला है दैट एडमिशन सोनली थ्रू नीट फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज डज नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। NEET would apply for both aided and unaided medical colleges run by minorities. Very important judgment. तो ये रहा इशू जो पार्टी ने केस किया था, और ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ठीक है, उन्होंने एक और बात बोली है जस्टिस अरुण मिश्रा ने कि देखिए जजमेंट कितना बड़ा होता है, 108 पेज का। अब देख लीजिए, इट्स मतलब ह्यूमंगस एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जजमेंट बनाना। अब देख लीजिए, उन्होंने ये बोला है It was time the field of education returned to the realm of charity, a character it had lost over the years. NEET was brought in to weed out malpractices in the field. ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला है कि नीट एग्जाम से जितनी भी मैल प्रैक्टिस चल रही थी पहले, वो सब खत्म हुई है, तो ये अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन और रिलीजियस राइट्स डू नॉट कम इन द वे ऑफ सिक्योरिंग ट्रांसपेरेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट्स इन एडमिशन। तो अगर एडमिशन में हम मेरिट दे रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं नीट के थ्रू, तो उससे कोई भी रिलीजियस या फ्रीडम का राइट हैम्पर नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है परफेक्ट कनेक्ट इंडियन पॉलिटी के आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट और जजमेंट के बीच में। और अगर किसी भी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू या सब्जेक्टिव यूपीएससी के मेंस के किसी भी जीएस के पेपर में, ऑप्शनल में आपने ये कनेक्ट दे दिया, तो देखिए आपके नंबर कहां पहुंच जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम में से कई लोग हेडिंग पढ़ के आगे निकल लेते हैं। अरे हेडिंग में क्या रखा है? इश्यू समझना पड़ेगा, दोनों साइड के जजमेंट समझने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक समझना पड़ेगा, तब जाके पूरी कहानी बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जल्दबाजी शॉर्टकट मत करिए। अभी तो शॉर्टकट कर लोगे आप, एग्जाम में सामने आती है प्रॉब्लम। इसलिए होलिस्टिक तरीके से पढ़ो, कंटेंट कम मत करो, स्टडी के आवर्स बढ़ाओ, अपने स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। थोड़ा इंटरनेशनल फील्ड पे चलते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ ILO? ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ILO, ठीक है, उसके डीजी कौन है? एंड द आंसर इज गाय राइडर। ठीक है, ये अभी के डीजी है और ये 2012 से डीजी बने हैं, तब से ही है। ये जो बाकी नाम देख रहे हो आप, ये फॉर्मर डीजीज है जो पहले रह चुके हैं। तो जुआन सोमाविया राइडर से पहले थे, तो ये राइडर तो ब्रिटेन के हैं, इनका ओरिजिन ब्रिटेन का है। ठीक, सोमाविया ये चिली के हैं, हाँ ये चिली के हैं। माइकल हैंसन ये बेल्जियम के हैं, और फ्रांसिस बेल्चार्ड ये हैं फ्रांस के। ठीक है, चल आगे चलते हैं। तो आईएलओ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखिए सब लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, डब्ल्यूएचओ ने कुछ बोला था, सब लोग अपने ओपिनियन देते रहते हैं, अपनी फाइंडिंग्स बताते रहते हैं। तो आईएलओ ने भी बोला है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 1.6 बिलियन आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द जॉब। तो उन्होंने थोड़ा जॉब सिनारियो पे बात करी है वर्ल्ड लेवल पे। सो ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनसाइट्स ऑफिशियली आईएलओ के थ्रू से आते हैं, जो कि पूरे यूनाइटेड नेशन के सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। So nearly half of the entire global force is in immediate danger of having their livelihood destroyed by the pandemic. ये आईएलओ ने बोला है। So risk fell on those workers in the informal sector. ठीक है, अब उसमें पूरी कहानी यहां पे देखिएगा, ये लिखी थी, ग्लोबल डेटा दिया है। ILO said that global workforce was 3.3 billion people, of which more than 2 billion worked in the informal sector. तो ग्लोबल लेवल पे 3.3 बिलियन टोटल वर्कफोर्स, उसमें से 2 बिलियन इनफॉर्मल सेक्टर में है। इन जॉब्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इनफॉर्मल जॉब्स की कुछ बात करी है, दे हैव लैक ऑफ बेसिक प्रोटेक्शंस, नो प्रोटेक्शन टू वर्क फ्रॉम होम,
एंड नो इनकम रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, और इनमें से 1.6 बिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स, मतलब दो में से 76% के आसपास, मतलब 1.6 बिलियन के आसपास, दे आर सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय द लॉकडाउन मेजर्स। ठीक है, और आईएलओ ने यह भी बोला है कि जो वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है वो कौन से होंगे? अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रियल एस्टेट एंड बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब हम कोविड 19 के इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो इफेक्ट वर्क फोर्स पे आता है उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपके सामने है। नेशनल तो कई बार मिल जाता है, ग्लोबल एंगल ये रहा। और ये देख लीजिए, ये है डायरेक्टर जनरल गाय राइडर ऑफ आईएलओ। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये उनका फोटो देख सकते हैं हम, गाय राइडर का, ब्रिटेन के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8, वॉन्सन इज अ पोर्ट सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री? अगर आप ये इशू फॉलो कर रहे हैं जिसपे किसी को खबर है ही नहीं कि हो क्या रहा है एक्चुअली, तो आपने शहर का नाम सुना होगा। कल कमेंट भी आया था कुछ लोग का, नॉर्थ कोरिया। तो भाई वो बंदा का क्या हुआ है, मतलब वो जिंदा है या नहीं है, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि वहां से न्यूज आ ही नहीं पाती। नॉर्थ कोरिया से कंप्लीटली क्लोज सोसाइटी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है आप जानते हैं, किम जोंग यून। अब ये जिंदा है, मर गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मुझे तो पता नहीं, कल कुछ लोगों ने पूछा था। वहां पे पूरी क्लोज मीडिया और खबरें निकालना बड़ा मुश्किल है। ये भी सैटेलाइट इमेज से पूरी कहानी निकल रही है, सैटेलाइट से लोग देखते हैं कि कहाँ पे उनका याच है, ट्रेन है, वो सब जानकारी निकलती रहती है। तो पहले खबर देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। सो इमेजेस आई हैं सामने। जो जो किम है ना, ये जो इनकी जो बात कर रहा हूं, उनकी याच दिखी है वॉनसन के पास। ठीक है, सो सैटेलाइट इमेजरी, बस सैटेलाइट से खबरें मिलती रहती हैं यहाँ पे, शोइंग रिसेंट मूवमेंट ऑफ लग्जरी बोट्स ऑफन यूज बाय नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग यून। ये मिली है वॉनसन के पास, विच इंडिकेट्स दैट ही हैज बीन एट द कोस्टल रिसोर्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, जो से मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कोस्टल रिसोर्ट है वॉनसन में, जो कि पोर्ट सिटी है। वहां पे इनकी याच दिखी, तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि यहां पे ये शायद हो सकते हैं। बाकी तो कुछ खबर है नहीं बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, मुझे वैसे तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि जब जब इंटरनेशनली किसी को नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। इनका बहुत सीवियर ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे लगता है कि अभी ही इज इन दैट स्टेट की शायद रिकवरी, पता नहीं, शायद आई डोंट थिंक ही इज डेड, बट शायद क्रिटिकल स्टेज में हो सकते हैं अभी। बट ऑफिशियली क्या पता, मतलब वील हैव टू वेट सम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। हो सकता है बात बताई नहीं जा रही हो, क्या पता। मतलब यूएस वाले भी बोल रहे हैं, साउथ कोरिया वाले भी कुछ अलग अलग बातें बोल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जानकारी, किसी को कुछ खबर तो पता नहीं है यहाँ पे कि भाई जिंदा है या क्या है। शायद क्रिटिकल, हु नोस, नो आइडिया। ठीक है, चले देखते हैं क्या खबर इसके बारे में आती है। मैप में देख लीजिए एक बार, ये नॉर्थ कोरिया है, उसमें ये जो मार्क्ड है ना रेड कलर से गूगल मैप पे, दिस इज दैट वॉनसन प्लेस। थोड़ा जूम इन करें, लोकेशन देखिए आप नॉर्थ कोरिया की। ये मंगोलिया है, कहाँ गया, हाँ सॉरी, ये मंगोलिया है, ये चाइना है, नीचे साउथ कोरिया, ये जापान, और यहां पे है ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, ये देख लीजिए। ये रहा कैपिटल नॉर्थ कोरिया का, प्योंगयांग। ठीक, और ये रहा वॉनसन, जो पोर्ट सिटी है उसकी बात चल रही थी। बाकी नीचे साउथ कोरिया आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैकोंग रिवर, ये एक और इंटरनेशनल इशू सामने आया है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। मैकोंग रिवर इंडिया से नहीं निकलती, पर इसका एक इंपैक्ट इंडिया में क्या है मैं बताता हूं आपको। तो पहले सवाल देख लीजिए। मैकोंग रिवर, एक रिपोर्ट आई है यूएस की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस की तरफ से नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएस का भी रोल है। मैकोंग रिवर कितनी कंट्री से फ्लो करती है पहले तो देख लीजिए, आंसर 6 है। अब वो कौन सी कंट्री से मैं बताता हूं। द हिंदू से मैं न्यूज ला रहा हूं, बाकी पेपर्स में शायद कवर होगी। तो पहले ये रही हेडलाइन, स्टडी ऑन चाइना डैम्स ब्रिंग द ब्रह्मपुत्र इनटू फोकस। तो एक रिपोर्ट आई ब्रह्मपुत्र के ऊपर नहीं, मैकोंग के ऊपर, पर उसका इंपैक्ट ब्रह्मपुत्र पे थोड़ा देखा जा रहा है। मतलब उस पर भी सोच सकते हैं, मतलब अगर गड़बड़ मैकोंग में हो रही तो ब्रह्मपुत्र में भी हो सकती है, उसके बारे में कहानी है पूरी। अब रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन मैकोंग रिवर इज ऑल्टरिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, क्योंकि मैकोंग हुआ ब्रह्मपुत्र चाइना की तरफ से आती है रिवर्स। ठीक है, तो अगर किसी अपस्ट्रीम कंट्री, देखो जहां से रिवर शुरू हो रही है, जो ऊपर है उससे बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, और बाकी बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल अगर गंगा रिवर की बात करते हैं तो ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब क्या है, अपस्ट्रीम सिटीज हैं। और नीचे की तरफ जब हम आते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब की सिटीज जहां से गंगा बहती है वो डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, अपस्ट्रीम में कोई एक्टिविटी करोगे आप तो डाउनस्ट्रीम का फ्लो इफेक्ट होता है, वही कहानी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र हमारे यहां फ्लो करती है, पर आती कहां से, चाइना से। ठीक है, अब कहानी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, थोड़ा फोटो छोटा कर दूं मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते न्यूज को आप। देखिए, तो पहले मैं आपको आपको रिपोर्ट बता दूं। ये रहा स्टडी, रिलीज किसने करी वो देख लीजिए। द स्टडी रिलीज्ड दिस मंथ सेड
अब ये जो स्टडी की बात हो रही है, 6 डैम बिल्ट सिंस द कमीशनिंग ऑफ द नाउजडू डैम इन 2012 हैज ऑल्टर्ड नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। और कौन सी रिवर की बात हो रही है? मेकॉन्ग रिवर की। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड बाय, अब मेकॉन्ग रिवर की फ्लो की यहां पे बात हो रही है। ठीक, और ये रिपोर्ट पब्लिश किसने करी है पहले वो देख लीजिए। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इन बैंकॉक एंड द लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव। ठीक है, तो पहला है, जस्ट अ मिनट, हाँ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इन बैंकॉक एंड द लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव विच इज अ यूएस पार्टनरशिप विद ऑल द डाउनस्ट्रीम कंट्रीज बिसाइड्स म्यांमार। मतलब ये जो इनिशिएटिव है इसमें सारी डाउनस्ट्रीम कंट्रीज है, म्यांमार उसका पार्ट नहीं है। द स्टडी वॉज फंडेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो ये बैकग्राउंड है। अब कहानी सुनिए, कहानी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। A new study highlighting the impact of China's dam on the Mekong River has raised fresh questions on whether dams being built on the other rivers that originate in China, such as Brahmaputra, may similarly impact countries downstream. तो जो असर मेकॉन्ग में देखा जा रहा है, जो चाइना से शुरू होती है और बाकी फिर नीचे और कंट्रीज में जाती है, फिर तो ऐसा असर बाकी नदी में भी हो सकता है, जैसे ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में आती है। अब असर क्या है वो देख लीजिए। ये मेन जिससे रिपोर्ट का जो बता रहा हूं मैं आपको। While China's southwestern Yunnan province had above average rainfall from May to October 2019, there was severe lack of water in the lower Mekong, the study found based on the satellite data from 1992 to 2019. तो यूनान प्रोविंस जो चाइना की साउथ वेस्ट प्रोविंस है, वहां पे तो अबव एवरेज बारिश हुई थी, पर फिर भी लोअर मेकॉन्ग रिवर में पानी की कमी देखी गई। ठीक है, सीवियर लैक ऑफ वाटर। तो ऐसा कैसे कि भी ऊपर अच्छी बारिश हो रही फिर भी नीचे नदी में पानी कम है, ये होता है डैम का असर, जो रिपोर्ट ने बोला है। ठीक है, और 1992 से 2019 की रिपोर्ट स्टडी, पूरा डेटा स्टडी करा गया। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम में जो क्वेश्चन आता है ना, जिसमें एक रिपोर्ट के बारे में आपको 2-3 पॉइंट देते हैं, उसमें ये पॉइंट भी दे सकते हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मेकॉन्ग के बारे में जानकारी दी गई है। मेकॉन्ग फ्लोज फ्रॉम चाइना और कहां जाती है? म्यांमार, लाओ, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ये सारी कंट्रीज कहां की है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एशियन ग्रुप पता है आपको? एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसमें ये सारी कंट्रीज पार्ट है। ठीक है, द मेकॉन्ग कमीशन, द मेकॉन्ग रिवर कमीशन विच कंप्राइजेस ऑफ कंबोडिया, लाओ, थाईलैंड एंड वियतनाम, इसमें म्यांमार नहीं आता, हैज said more scientific evidence was needed to establish whether dam caused the 2019 drought। तो इस कमीशन ने ये बोला है कि 2019 में जो ड्राउट आया था उसमें एक्चुअल एविडेंसेस, रीजन क्या है उसके लिए और रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उसने बोला है। समझे बात? अब चाइना ने इस रिपोर्ट को अपोज किया है। चाइना ने बोला है कि ये स्टडी ग्राउंडलेस है, कोई बेसिस नहीं है इसका। चाइना ने ये बोला है, चाइना हैज मेंटेन्ड दैट द डैम्स इट इज बिल्डिंग ऑन द रिवर नोन एज लैंगकैंग देयर आर द रन ऑफ द रिवर डैम्स that only store water for power generation and the foreign ministry said the study was groundless। तो उन्होंने बोला है कि रन ऑफ द रिवर डैम्स है, मतलब ऐसे डैम्स जिसमें बहुत वाटर स्टोरेज एज सच, मतलब फ्लो को बहुत हैम्पर नहीं करते और सिर्फ एक पर्पस के लिए स्टोरेज होता है, दैट इज पावर जनरेशन। तो उस कारण से उनका कहना है कि इस डैम बिल्डिंग कारण लोअर पार्ट्स में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो अब देख रहे हैं, ये रही जानकारी मेकॉन्ग के बारे में। वेरी, ये बहुत ग्लोबली वन ऑफ द मेजर रिवर्स है। ठीक है, ये जानकारी है मेकॉन्ग रिवर कमीशन के बारे में, जिसमें सारी चारों कंट्रीज हैं, पर इसमें म्यांमार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने लिखी है उसकी जानकारी और रिपोर्ट की फाइंडिंग्स यहां पे दी गई। ठीक है, अब देखिए, और ये रहा चाइना का रिस्पॉन्स। अब हम पे असर क्या? भाई ब्रह्मपुत्र भी चाइना से आती है और इंडिया में आती है। इस रिपोर्ट में ब्रह्मपुत्र की बात नहीं करेगी, पर उसका पर्सपेक्टिव यहां पे आ सकता है। ठीक है भाई, इंटरनेशनल अफेयर्स में रिवर का शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी सवाल होता है, जिसमें एडिशनल पॉइंट के लिए पॉइंट्स ऐसे ही तो आते हैं। यही पॉइंट लिखने पर आप एवरेज से टॉपर बन सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए इंडिया वाला एंगल। इंडिया जो इस रिपोर्ट का पार्ट नहीं, पर हम उस पर रिसर्च जरूर कर सकते हैं। इंडिया हैज लॉन्ग एक्सप्रेस कंसर्न ओवर डैम बिल्डिंग ऑन द ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर हमने भी काफी कंसर्न जाहिर करे हैं। इन 2015 चाइना ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट जांगमू, while 3 other dams at Dagu, Jiangsu and Jiacha are being developed। इन डैम्स के नाम आप भूल सकते हैं क्योंकि थोड़े अजीब से नाम है, पहले का नाम याद रख लो आप, जांगमू। ठीक, Indian officials have said the dams are not likely to impact the quantity of Brahmaputra's flow because they are only storing water for power generation। तो इंडियन ऑफिशियल ये बोलते हैं कि चाइना के डैम वाटर सिर्फ स्टोर कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, तो इस कारण से ब्रह्मपुत्र में जो वाटर क्वांटिटी वो अफेक्ट नहीं हुई इतनी। मोर ओवर
Brahmaputra is not entirely dependent on upstream flows, and an estimated 35% of the basin is in India. तो पूरा अपस्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करता, 35% बेसिन इंडिया में भी है। ठीक, आखिरी चीज देख लीजिए, इंडिया डज नॉट हैव अ वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट विद चाइना। ठीक, बट बोथ साइड शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा। अब ये लाइन आपने कहीं पे बोल दी, कैन यू इमेजिन, ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ये होते हैं बेसिक्स, कि भाई हमारा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं है, पाकिस्तान के साथ है इंडस वाटर ट्रीटी अग्रीमेंट, पर चाइना के साथ नहीं है। ठीक, पर हम लोग फिर भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करते हैं। सी द प्रिसीजन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक, we have got China to cooperate with us for warning on how floods are moving down the Yarlung Sangpo and into the Brahmaputra, and so that we can warn our population living in the low-lying areas and move them safely to higher grounds। ये कहा है मिस्टर गौतम बमवाले ने, who was India's ambassador to China until 2018 दिसंबर। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि चाइना से हम ये खबरें भी लेते थे कि ऊपर वाले पार्ट में कहीं फ्लडिंग तो नहीं आ रही, ताकि नीचे वाले पार्ट जो हमारे एरिया है, लो लाइंग एरिया, उनको हम वॉर्न करके शिफ्ट कर सके। ठीक है, मतलब तो उस तरह की बातें, बहुत बड़ी आर्टिकल है। तो ठीक है, तो ये उस रिपोर्ट की बात है और इंडिया के इंपैक्ट की बात है। ठीक, तो जहां पे भी इंडिया चाइना के रिलेशन की बात कर रहे हैं आप, वहां पे वाटर शेयरिंग के बारे में इस आर्टिकल में इतनी जानकारी कि आप सोच नहीं सकते। तो वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने पढ़ा है इन कुछ दिनों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बस 2-3 सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा ये इंटरनेशनल पेज जो था ना द हिंदू का, वहां पे आर्टिकल आया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप दीनदयाल कमिटीज एट द वार्ड एंड पंचायत लेवल्स टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स रीच पीपल ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोरोना वायरस। तो किस स्टेट ने दीनदयाल कमिटी स्टैब्लिश करी है? आंसर है मध्य प्रदेश। ये आप आर्टिकल देख सकते, दिस इज फ्रॉम न्यूज ऑन एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है, वहां से आर्टिकल, उसकी वेबसाइट भी बहुत बढ़िया है, बड़े कंसाइज तरीके से जिस्ट में बिल्कुल चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक, तो एमपी गवर्नमेंट ने सेटअप करा है दीनदयाल कमिटीज टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम रीच द पीपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस। तो बस पहला पैराग्राफ देख लीजिए, मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है दीनदयाल कमिटीज at the ward and panchayat levels to ensure that the benefits of welfare schemes reach people during the ongoing coronavirus। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस करी थी विद द स्टेट बीजेपी एमएलए, डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट एंड द मंडल चीफ। तो ये पूरा डिसीजन लिया गया। ठीक है, चलिए, तो पूरा डिटेल नहीं पूछेगा, बट ये नाम जरूरी है, दीनदयाल कमिटीज और एमपी का नाम, इस पे क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं। तो आर्टिकल में डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, बट ये एक फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हाँ जी, यूएस के फिगर्स आए जीडीपी के। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द लास्ट क्वार्टर, कौन से क्वार्टर की बात हो रही है? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का Q4 था, मतलब कि जनवरी मार्च ऑफ 2020, और आंसर है -48%, 4.8% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो माइनस माइनस का ध्यान रखना, -4.8%, तो ये बहुत नेगेटिव साइन है यूएस के लिए, ग्लोबली भी नेगेटिव साइन है। आर्टिकल पढ़ लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर से। यूएस इकोनॉमी श्रिंक्स 4.8% इन Q1। ये Q1 मतलब इसका मतलब मैं आपको टाइम बता दूं, लास्ट क्वार्टर। ठीक है, आई थिंक ये इनका कुछ क्या चक्कर है, हाँ ये देखिए जनवरी मार्च। ठीक, तो इसको Q1 मतलब आई थिंक ये जनवरी वाली बात कर रहे हैं। मतलब मैं ड्यूरेशन बता दूं आपको, Q4 Q1 उसमें कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, आप ये पीरियड देख लो बस, जनवरी से मार्च 2020, इस क्वार्टर की यहां पे बात हो रही है। अब देखो यहां पे इट श्रैंक एट 4.8% एनुअल रेट। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड पैंडेमिक बहुत सारी चीजें शट डाउन है वहां पे। एंड एक चीज और प्रॉब्लम है कि ये खत्म नहीं, शुरुआत आ गया नई प्रॉब्लम की, वो लाइन देखिएगा। एंड इट बिगैन ट्रिगरिंग अ रिसेशन दैट विल एंड द लॉन्गेस्ट एक्सपेंशन ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, यूएस की इकोनॉमी पहले भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बट पिछले कुछ सालों से, 6 सालों से लगभग, वो एक्सपैंड ही हो रही थी। ठीक है, उस पूरे, दिस वाज द लॉन्गेस्ट एक्सपेंशन ऑन रिकॉर्ड। यूएस की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट पीरियड जब एक्सपेंशन हुआ है, वो रिकॉर्ड टूट गया, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब देख लीजिए द जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ यूएस पोस्टेड अ क्वार्टरली ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years। ठीक है, एक बात और, इट वॉज द शार्पेस्ट फॉल सिंस द इकोनॉमी श्रैंक एट 8.4% एनुअल रेट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2008 इन द डेप्थ ऑफ ग्रेट रिसेशन।
तो 2008 में जब ग्रेट रिसेशन आया था तब हुआ था 8.4% श्रिंकिंग, नेगेटिव में। कब? 2008 के फोर्थ क्वार्टर में। अब उसके बाद सबसे बड़ा डिप ये वाला आया है। कब आया है? जनवरी से मार्च 2002 का ये जो क्वार्टर है, इसमें कितना का? 4.8% का। ठीक है, तो उतना बड़ा डिप तो नहीं है, पर 6 साल के बाद पहला डिप है और अच्छा खासा 4.8% काफी डिप होता है। तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वील हैव टू सी, मतलब दीज आर नॉट वेरी गुड साइंस। ठीक, दिस इज द शार्पेस्ट फॉल सिंस 2009। ये ड्यूरेशन याद रखना बस आप। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू प्रोसेस द असेसमेंट ईयर, ये 2014-15 की बात हो रही है, तो ए वाई असेसमेंट ईयर 2014 और 15 की बात हो रही है। टैक्स रिफंड टू विच कंपनी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि असेसमेंट ईयर 2014 और 15 में इस कंपनी को आप टैक्स रिफंड जो, ऐसा बोला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब किस कंपनी की बात हो रही है? वोडाफोन आइडिया। ठीक है, आर्टिकल देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी से है। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹733 करोड़ टू वोडाफोन आइडिया। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड ऑन वेडनेसडे द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिफंड 733 crores for the assessment year 2014-15 to the telecom major Vodafone Idea. तो बेंच which was led by Justice UU ललित, उन्होंने डिसीजन दिया है to डिपार्टमेंट टू पे द अमाउंट टू वोडाफोन विद इन 4 weeks। ठीक है, तो ये बात कही गई है और उन्होंने ये भी बोला है कि द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड आईटी डिपार्टमेंट टू कंक्लूड एज अर्ली एज पॉसिबल द प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द डिमांड फॉर रिफंड बाय द टेलीकॉम फर्म and the scrutiny of income by the IT department for the assessment years 2016-17 and 2017-18। तो ये असेसमेंट और जो भी स्क्रूटिनी जल्दी पूरी करी जाए, ऐसा बोला है। ठीक, वोडाफोन आइडिया जो आइडिया से मिल गई है, विच वॉज फॉर्मरली नोन एज वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड, हैड सॉट ये 4,759 करोड़ इन टैक्स रिफंड्स फॉर दी असेसमेंट ईयर्स। ये चारों असेसमेंट ईयर्स की बात करी गई थी, तो ये उनका केस था और उसके अगेंस्ट डिसीजन आ चुका है। अगेंस्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिफंड मिलना चाहिए। तो इस रिक्वेस्ट जो वोडाफोन ने करी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका डिसीजन यहां पे आ चुका है, 733 करोड़। और बाकी के जो असेसमेंट ईयर्स है उनका भी स्क्रूटिनी जल्दी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दिस फिगर माइट बी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द कंपनी माइट बी इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत डिटेलिंग नहीं पूछे, किस साल में कितना पूछा, कितना मांगा, कितना मिला, वो सब नहीं पूछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, टॉप 12 एक्चुअली हो गए थे। सो थोड़ा लंबा जरूर गया वीडियो, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का पेपर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंटेंट पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे लाइक बटन दबा के, और कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। आपके फीडबैक चाहे अच्छे हो या बुरे, दोनों मेरे लिए इंप्रूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।